हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 12 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। जो पहली न्यूज़ आती है वो है हमारे आर्टिकल 370। इसको एक्चुअली आर्टिकल 370 जो है वो एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को, और इसे 2019 में जो है हटा दिया गया था। इसी को लेके जो है पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका जो है फैसला आ चुका है, और उसमें ये आया है कि जो डिसीजन था 2019 का सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिससे 370 को आर्टिकल 370 का को हटाया गया था, उसको वैलिड डिक्लेयर किया है, उसको अपहोल्ड किया है। A 5-judge constitution bench presided by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud gave its verdict on the Union government's 2019 move to amend Article 370 of the Constitution, and it unanimously held the constitutional order that revoked Article 370 as valid। उसको एकदम वैलिड डिक्लेयर किया है। जी हाँ, और उसमें ये बोला है कि जो जम्मू और कश्मीर है उनकी कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडिया से जुड़ने का जो है फैसला लिया था उस टाइम, तो इसलिए उनकी कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है। और जो आर्टिकल 370 जो है जिसके थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो एक टेम्पररी प्रोविज़न था, ऐसा कोई परमानेंट प्रोविज़न नहीं था कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला है सेंटर को कि जैसे कि अभी हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूँ बोला है कि इसका स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाए, और वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके इलेक्शंस जल्द से जल्द हेल्ड किए जाए बाय सितंबर 30, 2024। एंड जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसको उन्होंने अपहोल्ड किया है। जी हाँ, और हुआ यूँ था कि 2019 में, जैसा मैंने बताया, सेंटर हैड स्क्रैप्ड द स्पेशल स्टेटस एंड स्प्लिट द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आर्टिकल 370 से होता यूँ था कि जम्मू और कश्मीर को कई सारी अलग से पावर्स दी गई थी। उनमें से ये भी था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बना सकते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वही आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करेंगे जो उनको ठीक लगेगा। Article 370 permitted Jammu and Kashmir to draft its own constitution and restricting the Indian Parliament's legislative powers in the state। ठीक है, तो इसे 2019 में इसलिए हटाया गया था क्योंकि इस स्पेशल स्टेटस होने की वजह से जो है कश्मीर के जो लोग हैं उनका वेलबींग नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे मिलिटेंसी एक्सट्रीमिज़म काफ़ी बढ़ रहा था, टेररिज्म वगैरह काफ़ी बढ़ रहा था, जिसके चलते ये जो है डिसीजन लिया गया था। और कश्मीर में जो लोग हैं उनका जो गैप है इंडिया के बाकी के लोगों से वो भी बढ़ता जा रहा था। उसको भी कम करने के लिए ये वाला स्टेप लिया गया है। इस वाले डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, उसको एकदम वैलिड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अभी क्या हुआ ना, सेंटर का बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें वो ये कहते हैं कि इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे वो थोड़ी बहुत कम हो सके, और साथ ही साथ इथेनॉल जो है वो उतना पोल्यूशन भी नहीं करता। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम था, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन थोड़ा कम है इस साल, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि फ़िलहाल जो है आप जो शुगर केन जूस और सिरप होता है जो कि इथेनॉल को बनाने में काम आता है, उसका यूज़ अभी आप इथेनॉल बनाने में यूज़ नहीं करेंगे, और पूरा जो है शुगर बनाने में ही उसका यूज़ लेंगे। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। लो स्टॉक्स ऑफ शुगर एंड अनसर्टेनिटीज़ ओवर प्रोडक्शन दिस ईयर has forced the government to go slow on a successful ethanol blending program। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने डायरेक्ट किया है सभी मिल्स को और डिस्टिलरीज़ को कि जो शुगर केन यूज़ है और सिरप है वो इथेनॉल बनाने में जो है उसका यूज़ नहीं होगा फ़िलहाल।
और इतना ही नहीं, शुगर का प्रोडक्शन कम होने की वजह से शुगर के एक्सपोर्ट्स भी बैन किए गए थे कुछ टाइम पहले। और इथेनॉल की बात करें तो भाई ये 99.9% प्योर अल्कोहल होता है जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जा सकता है। एंड इट इज़ मेड फ्रॉम मोलासेस लेफ्ट आफ्टर क्रशिंग केन एंड रिकवरिंग जूस और शुगर। बेसिकली जो मोलासेस बचता है शुगर केन से, जूस वगैरह शुगर वगैरह बनू के जो भी उसका मोलासेस बचता है तो उसको फर्मेंटेशन के बाद जो है इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इथेनॉल नेचुरली मेड बाय फर्मेंटिंग शुगर, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड इसके साथ सिर्फ मतलब सिर्फ शुगर को फर्मेंट करके ही नहीं, बल्कि जो हमारे राइस वगैरह होते हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उनसे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। सो सरप्लस राइस फ्रॉम द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक्स, हमारे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो स्टॉक्स बचे रहते हैं, जो पुराने हैं, जो ब्रोकन है, डैमेज्ड है, जो खाने में काम नहीं लिए जा सकते, उनका भी यूज़ इथेनॉल बनाने में लिया जाता है। और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम था उसका एम था कि भाई कंट्री की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे, हम सब जानते हैं कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए बाहर के देशों पे, उसको थोड़ा कम हो कर सके और कार्बन एमिशंस कम कर सके, क्योंकि इथेनॉल उतना पोल्यूशन नहीं करता। और साथ ही साथ जो फार्मर्स शुगर के इंडस्ट्री वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं उनको एक बढ़िया दाम मिल सके उनके प्रोडक्शन का, ये एम था इसका। So ethanol is a less polluting fuel and it offers equivalent efficiency at a lower cost than petrol. उसकी efficiency भी almost equal ही रहती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था कि भाई 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में, जिसे E20 बोलते हैं, वो था हमारा 2030 तक अचीव करना है। लेकिन बाद में इसको एडवांस कर दिया था और कह दिया था कि 2025 तक जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल हो जानी चाहिए, ये हमारा टारगेट था। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि शुगर का अभी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए इसको होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काला आज़ार। काला आज़ार एक तरीके का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है सैंड फ्लाइज के द्वारा। अब इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन थ्राइस, India is poised to achieve the elimination target for visceral leishmaniasis और काला आज़ार this year। बेसिकली पहले हमारा जो टारगेट था उसको हमने 3 बार मतलब जो हमारी डेडलाइन थी कि इस टाइम तक काला आज़ार एलिमिनेट हो जाना चाहिए, उसको हम पहले 3 बार एक्सटेंड कर चुके हैं, हम नहीं अचीव कर पाए थे। लेकिन इस साल जो है हम करने वाले हैं ये वाला टारगेट अचीव, क्योंकि किसी भी ब्लॉक में हमारी कंट्री में 1 केस पर 10,000 पीपल से ज़्यादा कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। सो इस वजह से जो है इंडिया इस बार एलिमिनेट कर देगा जितना लग रहा है काला आज़ार को। काला आज़ार को जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला था कि विसरल लेशमेनियासिस तो बोलते ही है, इसके अलावा उसे ब्लैक फीवर या डम फीवर भी बोलते हैं। इसमें फीवर होता है, वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, लीवर और स्प्लीन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, एनलार्जमेंट हो जाता है उनका। और अगर उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो वो अराउंड 95% केसेस में काफ़ी फेटल भी हो सकता है, काफ़ी घातक हो सकता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो भाई ये बात है, जो हमारी सैंड फ्लाइज होती हैं उनको उनकी ब्रीडिंग साइट्स को रिड्यूस करा जा सके बाय स्प्रेइंग सम बाय स्प्रेइंग सम केमिकल्स, या फिर बेसिकली किसी भी तरह से लोगों को बचाया जा सके सैंड फ्लाइज के बाइट से। और इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ होती हैं जैसे सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट और मेग्लूमाइन एंटीमोनिएट। तो इस तरह से इसको जो है हम कम कर सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो अक्टूबर में ये पहली कंट्री बन गई थी टू बी ऑफिशियली वैलिडेटेड बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एलिमिनेटिंग काला आज़ार एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये पहली कंट्री थी जिसे काला आज़ार एलिमिनेट करने का जो है ऑफिशियली वैलिडेट किया गया था बाय WHO। अब अगर इंडिया ने इस मोमेंटम को सस्टेन किया एलिमिनेशन के फॉर ओवर 3 years,
तो इनको भी जो है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसको बेसिकली कैपिटल कर लेना, WHO का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बात थी। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। ये न्यूज़ में इसलिए रही कि भाई अभी इसमें यह बताया गया है कि अराउंड 21 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं इस वाली स्कीम में। ये लॉन्च की गई थी अभी सितंबर 17, 2023 में, इसी साल इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। एंड इसी साल लॉन्च किया था, तो अराउंड 2.5 मंथ्स में 21 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी है। ये स्कीम लाई गई थी ताकि ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो होते हैं, क्राफ्ट्स पीपल जो होते हैं, उनके स्किल्स को और बेहतर किया जा सके बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में, जैसे ब्लैक स्मिथ्स हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, पॉटरी, कारपेंट्री, स्कल्पटिंग, इस तरह की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होते हैं उनको, उनसे जो है लोगों को और ज़्यादा स्किल किया जा सके ताकि वो अपना बढ़िया पैसा कमा सके उससे। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, सेंटर इसको फंड करेगी। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। एंड इट एम्स टू प्रिजर्व, प्रमोट द इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। हम सब जानते हैं इंडिया अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के लिए कितना जाना जाता है, तो उसको प्रिजर्व और प्रमोट करना भी इसका एक एम है। इससे क्या होगा, आर्टिसंस को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलेगा, जिससे वो फॉर्मल इकोनॉमी से जो है जुड़ सकेंगे, उसकी तरफ ट्रांजिट कर सकेंगे, और साथ ही साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट कर सकेंगे। सो ये सारे इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।